अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है और आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पोर्टल हाइपरटेंशन पे है, लिवर सिरोसिस की वजह से। पोर्टल हाइपरटेंशन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसा कि एसाइटिस है, अपर जीआई ब्लीड है जिसमें वेरिसेस, उसकी मैनेजमेंट, सांस्टिक एंड ब्लैकमोर ट्यूब, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, हेपेटोरीनल सिंड्रोम, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आसानी करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। एमबीबीएस में, पीएमडीसी, नैब में, प्लैब, एएमसी, डीएचए और हार्ट में। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसमें कुछ डिजीजेस गट से रिलेटेड हैं और कुछ डिजीजेस लिवर से रिलेटेड हैं। I'll start with liver and then move on to the gut subsequently. लिवर बॉडी का एक ऑर्गन है जिसका मेन काम डिटॉक्सिफाई करना है। जब हम खाना खाते हैं तो ये है जी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। मेजेंट्री का मतलब होता है इंटेस्टाइन से, कोलोन से जो ब्लड है वो होता हुआ सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के थ्रू इट्स गोइंग टू गो इनटू द लिवर थ्रू द पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन है हमारी। ये है स्प्लीनिक वेन, यानी कि यहाँ पर स्प्लीन से जो वीनस ब्लड है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द पोर्टल वेन। लिवर के अंदर साइनोसाइड से होता हुआ हिपैटिक वेन्स मिल के जो चीज़ बनाएंगी उसे कहते हैं इंफीरियर वीना कैवा। अब ये मैंने आपको वीनस साइड बताई है, वीनस फ्लो बताया है, जहां से ब्लड मूव करेगा वापस कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द हार्ट। तो ख़ास तौर पे मैंने फूड की बात की, खाने की बात की, तो जो खाना हम खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेन में जाएंगे, इंटेस्टाइन से, स्मॉल से, लार्ज से, और वो लिवर में जाके डिटॉक्सिफाई होंगे बिफोर दे रीच द हार्ट, और हार्ट उनको पूरी बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पे ब्रेन के अंदर भी भिजवाएगा आफ्टर डिटॉक्सिफाइंग। अब अगर लिवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएं, सच एज अगर एक वायरस जाके वहां पर बैठता है तो वो मल्टीप्लाई करना शुरू होगा। वायरस ऐसा है जो कि लिवर ही को डैमेज करेगा, तो वो लिवर के अंदर रह के मल्टीप्लाई करेगा, काउंट ज़्यादा करेगा। इसके बाद वो थ्रेड लाइक मटेरियल्स, फाइब्रोटिक मटेरियल्स लिवर के सेल्स को इन्वॉल्व करना शुरू हो जाएगा। तो अब ये क्या, कौन सा स्टेज आ गया है जी, फाइब्रोसिस का, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने के बाद अब लिवर को थोड़ा थोड़ा डैमेज भी करना शुरू हो गया। फिर जब ये फाइब्रोसिस बढ़ेगा तो ये फाइब्रोसिस ब्रिज करना शुरू हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब देखो कि ज़्यादा हेपेटोसाइट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा हेपेटोसाइट्स डैमेज कर रहे हैं, सो मच सो कि दिस लिवर इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ वे कि ये साइज इसका कम हो गया है। द न्यू लिवर इज रिड्यूस्ड इन साइज और सवियर फाइब्रोसिस हो गया है, जिसे सिरोसिस कहते हैं। सिरोटिक लिवर, वैसे ही मिसाल ले लें जैसे हम बर्तन धोते हैं किसी स्पंज से, वो स्पंज नरम सा होता है, अगर हम उसको अलमारी के ऊपर फेंक दें, छत के ऊपर फेंक दें कुछ अरसे के लिए तो वो हार्ड हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही एक सिरोटिक लिवर हार्ड होगा, स्पंजीनेस नहीं होगी। अब ये हेपेटिक वेन्स यहाँ से मिलेंगी, ये पोर्टल वेन यहाँ चली जाएगी, एंड दिस इज अ सिरोटिक लिवर। अब इस सिरोटिक लिवर की क्या प्रॉब्लम्स हैं ये डिस्कस करते हैं। अब सिरोटिक लिवर में जब वो पुश करेगा तो द फ्लूइड कैन नॉट मूव फ्रॉम द लिवर, फ्रॉम द पोर्टल वेन टू द इंफीरियर वेना कैवा,
क्योंकि पहले जो एक नरम सा लिवर था, स्पंजी लिवर था, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा? नाउ वी डेवलप पोर्टल हाइपरटेंशन। इसकी वजह से फ्लूइड आगे नहीं मूव कर पाएगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। इन डूइंग सो कुछ फ्लूइड बाहर मूव करेगा, प्रोड्यूसिंग एसाइटिस, यानी फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। तो फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में एक मूव हो गया, एक कॉम्प्लिकेशन एसाइटिस की, पोर्टल हाइपरटेंशन की। दूसरा, जब ये प्रेशर इस पे पड़ेगा स्प्लीन पे, तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। नंबर 2, स्प्लेनोमेगली हो जाएगी। स्प्लीनोमेगली का जब साइज बढ़ता है तो उसकी वजह से इसका फंक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, और जो उसका फंक्शन ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को ब्रेक करता है, प्लेटलेट्स कम होंगे, वाइट सेल भी कम हो जाएंगे, और हीमोग्लोबिन भी यानी रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाएंगे। इसे स्प्लीनोमेगली कहते हैं, और इसकी वजह से सेल लाइंस कम होना शुरू हो जाए, वी कॉल इट हाइपर स्प्लेनिज्म। अब इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ सकता है? एज़ोफेगस के इर्द गिर्द हमारे पास कुछ वेसल्स हैं, नॉर्मली भी होती हैं, मगर इस पोर्टल प्रेशर की वजह से, पोर्टल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वेन्स स्वेल कर जाएंगी। इसे कहते हैं वेरिसेस, जो कि ब्लीड कर सकती है। ब्लीड का मतलब है कि हेमेट एमिसिस हो सकता है, ब्लड इन द वोमिटस, या मलीना हो सकता है, ब्लैक स्टूल्स मिल सकते हैं। होता क्या है कि यहाँ से ब्लड जाएगा स्टमक में, तो वो इरिटेट करके वॉमिटिंग करेगा, और अगर ये इंटेस्टाइन में चला गया तो एसिड्स के साथ मिलने की वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाएगा स्टूल्स का, तो उसे मलीना कहते हैं। अब पोर्टल वेन से ब्लड इंफीरियर वीना केवा में नहीं जा रहा, मगर कोलैटरल्स बन जाएंगी, और कोलैटरल्स की वजह से ब्लड जो है वो विदाउट डिटॉक्सिफाई हुए सिस्टमिक यानी कि हार्ट से होता हुआ सर्कुलेशन में चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि एमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि एमोनिया क्या नहीं हो रही, डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही, लिवर काम नहीं कर रहा। इंक्रीज्ड एमोनिया जब ब्रेन को जाके अटैक करती है तो इट प्रोड्यूसेस हीपाटिक एनकेफेलोपैथी। हीपाटिक एनकेफेलोपैथी क्या चीज़ है? एनकैफ को कहते हैं कंफ्यूजन होना, मरीज कंफ्यूजन हो सकती है, इरिटेबल हो सकता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, कोमा में जा सकता है। इसके अलावा लिवर के कुछ अपने लिवर के सिंथेटिक फंक्शंस हैं। लिवर एल्ब्यूमिन बनाता है, तो मरीज का एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एसाइटिस वर्सन हो जाएगी और पाँव का एडिमा वर्सन हो जाएगा। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं लिवर के अंदर, जिसकी वजह से पीटी बढ़ जाएगा, आईएनआर बढ़ जाएगा। ये दोनों चीज़ें ब्लीडिंग ज़्यादा कराती हैं। अब देखें, हाइपरस्प्लेनिज्म की वजह से प्लेटलेट कम हुए और पीटी यानी कि आईएनआर बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें मिल के मरीज को ब्लीडिंग की तरफ, ब्लीडिंग की टेंडेंसी की तरफ लेकर जा रही है। इसके अलावा वेरिसेस की बात मैं करने लगा हूँ। वेरिसेस इजोफेजियल भी होती हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक खिलाती हैं, रेयरली ड्यूडेनम में हो सकती हैं, रेक्टल वेरिसेस हो सकती हैं। रेक्टल वेरिसेस को हेमरॉइड से डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। ऑल ऑफ देम कैन लीड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लीडिंग। एसाइटिस की बात करते हैं, तो जब फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द पेली पेरिटोनियम के अंदर, तो इट कैन प्रेस द
रीनल वेसल्स, जिसकी वजह से यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ जाता है, यानी कि किडनी डिसफंक्शन हो सकता है। इसे कहते हैं हिपैटोरीनल सिंड्रोम। अगर एक्यूटली हो तो इसे हिपैटोरीनल सिंड्रोम 1 कहते हैं, अगर स्लो हो, क्रॉनिक हो तो हिपैटोरीनल सिंड्रोम टाइप 2 है। हिपैटोरीनल सिंड्रोम का मतलब यह है कि किडनी का डिसफंक्शन है, किडनीज काम नहीं कर रही, नंबर्स किडनी के खराब हो रहे हैं, मगर मरीज को एसाइटिस होनी चाहिए है और लिवर डिजीज होनी चाहिए है। ऑलमोस्ट ऑल लिवर डिजीजेस जो कि क्रॉनिक होती हैं अल्टीमेटली सिरोसिस कर देती हैं, जिसे एंड स्टेज लिवर डिजीज कहा जाता है। एंड स्टेज कहने का मतलब ये है कि वी विल रिक्वायर लिवर ट्रांसप्लांटेशन फॉर द पेशेंट टू कंटिन्यू वर्किंग। जिस मरीज को मोर देन 6 मंथ्स गुजर जाएं, उन्हें क्रॉनिक लिवर डिजीज के मरीज कहा जाता है। और फिर सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन के फीचर्स आ जाएं तो इन्हें डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज कहा जाता है। इससे पहले तक वो कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं फंक्शंस को, मगर पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाना, सिरोसिस का डेवलप हो जाना डीकम्पनसेशन कहलाता है। अब मैं पोर्टल हाइपरटेंशन को के फीचर्स को डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट बताने के बाद स्पेसिफिक लिवर डिजीज में चलता हूँ। वेरिसिस की बात करते हैं। अपर जीआई ब्लीड एसोफेगस से हो, स्टमक से हो, ड्यूडेनम में एनाटॉमिकली एक लिगामेंट है, लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स। यहाँ से ऊपर ऊपर ब्लीडिंग अपर जीआई ब्लीड कहलाती है और इसके नीचे लोअर जीआई ब्लीड कहलाती है। तो वेरिसेस आर यूजुअली, चूंकि गैस्ट्रिक या एसोफेजियल कॉमन है, ड्यूडेनल भी है, तो दे आर अ कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीड। जैसे हमने जिक्र किया कि मरीज हेमाटेमेसिस के साथ आएगा, डार्क कॉफी कलर्ड ब्लीड होगी। डार्क क्यों है? हालांकि ब्लड तो फ्रेश है, तो चूंकि यहाँ पर एसिड पड़ा हुआ है, तो ब्लड जब मिक्स होगा तो दैट विल बी अ डार्क कॉफी ग्राउंड कलर की वॉमिटिंग आएगी। मलीना है, डार्क स्टूल्स हैं, बिल्कुल टार की तरह बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। जैसे सड़क पर ब्लैक रंग की टार डाली जाती है, उस रंग के ये स्टूल्स हो जाएंगे। और स्मेल भी टिपिकल मलीना जैसी है। ऑफ कोर्स मरीज का हीमोग्लोबिन फॉल करेगा और यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है कि यूरिया राइज करता है। हम एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं, उसे कहते हैं ब्लैचफोर्ड स्कोर, क्योंकि अपर जीआई ब्लीड में ज़्यादातर कॉजेज या अल्सर होंगे या वेरिसेस होंगे। तो ब्लैचफोर्ड स्कोर में बताता है कि हीमोग्लोबिन अगर ड्रॉप कर रहा हो, यूरिया अगर ज़्यादा हो रहा हो, तो मोस्ट लाइकली यूरिया बढ़ने की वजह ये होती है कि जब ब्लड स्टमक से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यूरिया की सिंथेसिस बढ़ जाती है बैक्टीरिया से। प्लाचो स्कोर में जहाँ पर हीमोग्लोबिन और यूरिया इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होना और पल्स का ज़्यादा होना भी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं। तो ब्लैचफोर्ड स्कोर की बेस पे हम ये देखते हैं कि मरीज को ओजीडी कितनी जल्दी चाहिए है। ओजीडी कहते हैं गैस्ट्रोस्कोपी को, यानी कि अपर जीआई एंडोस्कोपी को। क्यों कराते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी? जब हम स्कोप अंदर लेके जाएंगे तो हमें वो स्वोलन वेन्स नज़र आ जाएंगी, वो अगर इधर हैं या गैस्ट्रिक में है, स्टमक में है, तो वी कैन ब्लॉक देम विद अ रबर बैंड, जिसे गैस्ट्रिक बैंडिंग कहते हैं।
बैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट, बैंडिंग एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। बैंड अप्लाई कर देंगे तो मरीज की ब्लीडिंग रुक जाएगी और हम रिपीटेड बैंडिंग कर सकते हैं। हम रिपीट करते रहेंगे जब तक सारी वेरिसेस ख़त्म ना हो जाए और हर 6 मंथ्स के बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। पहले स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट करते थे वेरिसेस में, मगर ज़्यादा बेहतर बैंडिंग है। फॉर गैस्ट्रिक वेरिसेस वी कैन नॉट अप्लाई बैंड, क्योंकि वो उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पर बैंड रुकेगा नहीं। तो फिर हम एक ख़ास किस्म की ग्लू यूज़ करते हैं, सायनो एक्रेल ग्लू होती है। अब सिर्फ ग्लू भी याद रख लें तो काफ़ी है। तो एक स्पेशल किस्म की ग्लू इंजेक्ट करने से मरीज बेहतर हो जाता है। हुई क्यों वेरिसेस? पोर्टल प्रेशर बढ़ा हुआ था। तो अगर हम एक खास किस्म का बीटा ब्लॉकर दे दें, जिसे कार्विडोल कहते हैं, तो पोर्टल प्रेशर कम हो जाएगा और कार्विडोल की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। कार्विडोल की खास ये बात है कि अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर बोथ। पहले बीटा ब्लॉकर जो देते थे वो था प्रोप्रानोलोल, अब अल्फा और बीटा बोथ को दिया जाता है। तो कार्बिडोल के ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू। अब मरीज को ब्लीड हो गया है और ओजीडी करने में कुछ टाइम है, क्योंकि मरीज का ब्लड प्रेशर बेहतर होना भी ज़रूरी है ताकि उसको हम एंडोस्कोपी कर सकें। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर ब्लड कम है तो एचपी को तकरीबन 70 तक रखें, इक्वल्स टू 70 से ज़्यादा करेंगे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर पीटी या आईएनआर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं। प्लेटलेट्स अगर कम है, ज़्यादातर प्लेटलेट काउंट कम भी हो तो प्लेटलेट्स नहीं लगाते, लेस देन 20 हो तो शायद लगा देते हैं। कुछ लोग लेस देन 10 कहते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है कि आप मरीज को टर्ली प्रेसेंट स्टार्ट कर दें। टर्ली प्रेसेंट क्या करता है, जो मिजेंट्री की वेसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई कम कर देता है। इसका मतलब यह है कि वेरिसेस की ब्लड सप्लाई कम होगी तो वो ब्लीड भी कम करेंगी। ये ज़्यादा बेहतर है। पहले हम सोमैटोस्टेटिन देते थे, टर्ली प्रेसेंट इज बेटर। ट्रानिक्सामिक एसिड का रोल नहीं देखा गया। एक बड़ी स्टडी की गई थी इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो ट्रानिक्सामिक एसिड का रोल पोस्टमार्टम हेमरेज में तो है, मगर जीआई ब्लीड में इतना ज़्यादा कॉमन फायदेमंद नहीं है। इसके अलावा एक ट्यूब है, इसे कहते हैं सैंगस्टेकन ब्लेकमोर ट्यूब। अगर मरीज की ब्लीडिंग किसी भी वजह से किसी भी तरीके से नहीं रुक रही, आपने टर्ली भी लगा दिया, एंडोस्कोपी में थोड़ा सा टाइम है, तो ये ट्यूब डालने से क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर 2 बलून्स हैं, पानी डालने से ये इन्फ्लेट हो जाते हैं। इसका मकसद क्या था कि ये इज़ोफेजियल वेरिसेस को अंदर से पुश करके रोक लेगा। मतलब जैसे हम ब्लीडिंग हो रही हो तो हम अगर पकड़ लें ऊपर से स्किन को दबा दें तो वो नहीं ब्लीड करता, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है गैस्ट्रिक वेरिसेस और इज़ोफेजियल वेरिसेस के लिए। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देखा गया ट्रायल्स में, मगर वर्थ गिविंग इट अ शॉट। एक और चीज़ की जाती है, टैजोसिन इंजेक्शन दे दिया जाता है, क्योंकि प्रिवेंट करने के लिए हेपेटिक एनकैफ को, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से ब्लीड की वजह से जो ब्लड है इसकी वजह से चांसेस एनकेफलोपैथी में जाने के ज़्यादा हैं, इसलिए रिकमेंडेड है। क्यों, अगर तो वो इस स्टेज पे पहुंच गया है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई और ऑप्शन रह नहीं गई है। अगर एक ट्यूब मैं ऐसे मरीज में लेके मैं एक ट्यूब लूं जो
मैं पास करूं जो इंफीरियर वीना कैवा से हो और वो लिवर को बाईपास करती हुई पोर्टल वेन तक चली जाए। यानी इसका एक ल्यूमेन यहाँ है और एक ल्यूमेन यहाँ है। जो इस मरीज को मैंने डाली है जो कि बाईपास कर रही है लिवर को, जो ब्लड यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से ब्लड इंफीरियर वीना कैवा में चला जाएगा। ब्लड जाके वेरिसेस कर रहा था, या ब्लड वहां जाने के बजाय वो इधर ट्रैवल करेगा, तो वेरिसेस की जो ब्लीड है वो खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं ट्रांस जगुलर इंट्रा हेपेटिक, लिवर के अंदर से जगुलर वेन के थ्रू हम स्टेंट को लेके आए हैं। पोर्टो सिस्टमिक है, तो इसे कहते हैं ट्रांस जगुलर इंट्रा हेपेटिक पोर्टो सिस्टमिक शंट। अगर मरीज की जान नहीं बच रही, अगर वो ब्लीड से मर जाएगा, तो हम ये टिप्स कर देते हैं। टिप्स का ये फायदा है कि मरीज की ब्लीडिंग रुक जाएगी और जान बच जाएगी। टिप्स के बाद हम उसको लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा, साइड इफेक्ट क्या है, हेपेटिक एनकैफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड बगैर डिटॉक्सिफाई ज्यादा इजीली जा रहा है, ब्लॉक हो जाएगा, शंट ब्लॉक हो सकता है, इसके अंदर क्लॉट बन सकता है। मगर ये सारी साइड इफेक्ट्स अपनी जगह मंजूर हैं, मगर वी कैन नॉट लेट द पेशेंट डाई फ्रॉम द वेरिसेल ब्लीड। आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं एसाइटीज की। तो हमने देखा कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटीज हो रही है, और दूसरा एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से एसाइटीज हो रही है। हम एसाइटिक फ्लूइड का ग्रेडियंट निकालते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन और एसाइटीज की एल्ब्यूमिन का ग्रेडियंट मोर देन 1.1 हो, तो ये शो करता है कि मरीज को पोर्टल हाइपरटेंशन है। ये शो करता है कि मरीज को पोर्टल हाइपरटेंशन ही है। फिर हम उस पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉज ढूंढेंगे। एक काम जो किया जा सकता है वो ये है कि हम मरीज को डायूरेटिक्स दे दें, खास तौर पे स्पाइरोलैक्टोन। फेरोसिमाइड भी दे सकते हैं, मगर कुछ एक्यूट कंडीशंस में, जब सवेयर एसाइटिस हुई हो, वरना लॉन्ग टर्म हम स्पाइरोलैक्टोन देते हैं उसको। ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है, बॉडी में पोटेशियम को मॉनिटर करना होगा, और ये एल्डोस्टेरोन के ऑपोजिट काम करता है, एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करता है। साइड इफेक्ट्स में पोटेशियम का ज़्यादा होना, यूरिया क्रेटिनिन का खराब होना, और गायनिकोमास्टिया है। अगर डायरेटिक्स काम नहीं कर रहे तो फिर हम ड्रेन करते हैं। ड्रेन एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर है जिसमें हम एक ड्रेन डालते हैं और फ्लूइड निकाल लेते हैं। ड्रेन में हम साथ में मरीज को एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन्स देते हैं, ताकि दोबारा फ्लूइड इकट्ठा जल्दी से इकट्ठा ना हो। एक प्रॉब्लम जो हो सकता है एसाइटीज के अंदर, वो है इन्फेक्शन। उसे कहते हैं सब एक्यूट बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, SBP। अगर हम एसाइटीज को डायग्नोस्टिक फ्लूइड निकालें, उसमें हम सेल काउंट मेजर करें, तो इफ द वाइट सेल इज मोर देन 500 और इफ द न्यूट्रोफिल्स आर मोर देन 250, तो इसका मतलब है मरीज को SBP है और इस मरीज को एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत है। अगर हम सेल काउंट उतना नहीं है और प्रोटीन लेवल देखते हैं, इफ इट इज लेस देन 10,
तो एक चीज़ है, उसे कहते हैं SBP का प्रोफाइलैक्सिस करना। मरीज को SBP पहले नहीं हुआ, मगर प्रोटीन काउंट जब कम हो जाती है एसिटिक फ्लूइड में, तो ये इतनी कम है कि इट इज प्रोन टू डेवलप SBP। तो हम इस मरीज को सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम्स वंस अ डे पे स्टार्ट कर देते हैं और ये लगातार जारी रखते हैं ताकि मरीज को SBP ना हो फ्यूचर में। एब्डोमेन में जब एसाइटिस हो तो राइट साइड ऑफ द डायफ्राम की अंदर कुछ पेशेंट्स में खास किस्म के पोर्स होते हैं कि दैट फ्लूइड कैन ट्रैवल टू द लंग्स एंड प्रोड्यूसेस प्लूरल एफ्यूजन। सब मरीजों में नहीं, कुछ लोगों में जिनके अंदर डायफ्राम का राइट साइड ही पे कोई थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसे कहते हैं हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स। हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स इसलिए डेवलप हुआ कि उस मरीज के डायफ्राम के अंदर कुछ पोर्स हैं, तो फ्लूइड जो एसाइटिस था वो बिल्डअप हो जाएगा प्लूरा में, प्रोड्यूसिंग हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स। हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं क्योंकि अगर हम मरीज को प्लूरल फ्लूइड निकाल भी दें तो एसाइटिस की वजह से मजीद अंदर आ जाएगा। जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो टिप्स है। टिप्स करने का क्या फायदा होगा कि देखिए, जिस पोर्टल वेन के प्रेशर बढ़ने की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वेरिसेस हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही एसाइटिस भी तो हो रही थी। तो फ्लूइड अगर मूव कर जाएगा आगे की तरफ टिप्स से, तो रिफ्रैक्टरी एसाइटिस और हाइड्रोथोरैक्स ठीक हो जाएगा, रादर देन के हम मरीज को डायरेटिक्स ना दे सकें, बार बार ड्रेन करें। या दूसरी ऑप्शन क्या होगी, ऑफ कोर्स जैसे ही टिप्स ने आपने कर लिया है, कुछ अर्से के बाद लिवर ट्रांसप्लांट अगर कर सकते हैं तो गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। हेपेटोरेनल सिंड्रोम में मरीज का यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ जाता है, कुछ क्राइटेरिया है इसके, विदाउट एनी अदर कॉज। मैनेजमेंट में यह है कि हम उसे पहले IV फ्लूइड दे के देखते हैं, अगर तो इम्प्रूव कर जाए तो बेहतरीन है, अगर इम्प्रूव नहीं करता तो फिर हम क्या देते हैं, हम मरीज को टर्लीप्रेसन देते हैं और एल्ब्यूमिन देते हैं BD में, तो द पेशेंट्स कैन रिकवर। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। तमाम मेडिसिन की टॉपिक्स मैं अपनी वीडियोस में कवर करूँगा।